ने जेड़े बह के शिकवा करन मुकदरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। साझा पंजाब टीवी देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ गुरचरण थिंद वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। इस वेले तुसीं शामिल हो जा रहे हो अल्बर्टा टाइम दे विच ते अल्बर्टा टाइम दे विच कैलगरी विच मैं तुहाडे रूबरू हाँ। अक्सर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति दे नाल आपां गलबात करदे हां ते अज दा विशेष व्यक्ति जिहदे नाल मैं तुहाडी गल कराउणी है वो पत्थरां दा सीना पाड़ के उगण वाला वो व्यक्ति है जिन्हें अपनी जिंदगी दे विच उस बीमारी दे नाल युद्ध कीता है जिहड़ी बीमारी पता नहीं किहड़े वेले अंदर उग पैंदी है। आपां सारे जानने हैं बई साडा शरीर जिहड़ा है, साडा जिस्म जिहड़ा है, इहदे अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया ने, वायरस ने जिहड़े कि बीमारियां फैलाउण दा कारण बनदे ने ते बाहरों एनवायरनमेंट भी इन्हां नाल भरिया होया। फिर आपां किवें बचे रहने आ? साडे अंदर कुदरत ने एक इहो जिहा सिस्टम क्रिएट कीता है जिहड़ा उन्हें वायरस नूं, बैक्टीरिया नूं ते जिन्ने भी पैरासाइट ने उन्हां नूं खा लैंदे ने साडे वाइट ब्लड कार्पसल्स। पर कई बारी की हुंदा है कि साडे अंदर ओही सैल जिहड़े ने वो तेज़ी नाल वधण लग पैंदे ने ते पैदा कर दिंदे ने एक बीमारी जिहदा नां लैण नूं भी जी नहीं करदा, कैंसर, जिहड़ी घुण वांग साडे शरीर नूं खाण लग पैंदी है। ते इहदा नां सुण के मरीज़ थर थर कंबण लग पैंदा है ते रिश्तेदारां नूं जदों गल पता लगदी है ते फिर इंज लगदा जिवें दिहाड़े गिण लग पैंदे ने। पर नहीं, बहुत सारे इहदा मुकाबला भी करदे ने ते उस मुकाबले दे विचों सर्वाइव करदे ने। ते अज इहो जिहा एक सर्वाइवर दे नाल तुहाडी गलबात मैं कराउणी है। लो मुखातब हुंदे आ उन्हां नूं, हरजीत जी नूं। हरजीत जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम अल्बर्टा टाइम दे विच। थैंक यू, सत श्री अकाल। ते हरजीत, तुसीं कैंसर दे नाल जूझिआ है, कदों ते किवें इहदी पकड़ च आ गए ते कनेडा दे विच कदों तुसीं पैर धरिआ? तो मैं एक्चुअली कनाडा में 2018 को आई थी, मई 2018। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, कानपुर जी। और मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक एडमिंटन में जॉब मिली थी तो हम सीधा एडमिंटन मूव हुए। उस वक्त हम दुबई में रहते थे और दुबई से हम यहाँ मूव हुए। एंड 2018 जब मैं यहाँ मूव हुई तो एक ऐसा ड्रीम था कि नई कंट्री में सेटल होना है, घर लेना है, फैमिली बनानी है, सबका जो ड्रीम होता है नई कंट्री में आके एज एन इमिग्रेंट। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरी जॉब अच्छी चल रही थी, मेरे हस्बैंड की जॉब अच्छी चल रही थी। जब 2019 में एकदम से मेरे को फीवर्स चालू हुए, हाई फीवर जो कि 39 to 40 डिग्री सेल्सियस तक थे। एक पूरा हफ्ता वो हाई फीवर्स मुझे रहे और एक दिन मैं वॉशरूम में ब्लैकआउट हो गई और नेक्स्ट डे हम फैमिली डॉक्टर के पास गए। जैसे सबको पता है कि यहाँ पे हम फैमिली डॉक्टर के साथ हमारा रिलेशन होता है कि अगर कुछ होता है तो हम फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हम उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मे बी ये वायरल या फ्लू है और आप टाइलेनॉल लो एंड इट विल बी ऑल राइट। तो हमने कहा ठीक है। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, फीवर्स जाने का ही नाम नहीं ले रहे थे। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे फीवर्स 42 डिग्री सेल्सियस तक चले गए थे रात को और मेरे हस्बैंड मेरे को रात को इमरजेंसी लेके गए। एंड हम सबको पता है कि यहाँ पे इमरजेंसी का वेटिंग रूम का क्या हाल रहता है, 6 से 8 घंटा हमें वहाँ वेट करना पड़ता है। और उस टाइम पे जब मैं इतने हाई फीवर्स में थी हमें वेट करना पड़ रहा था। और जब मेरी बारी आई तो मुझे बोला गया कि आपको और कोई सिम्टम नहीं है, आप घर जाओ, टाइलेनॉल लो। और ऐसे एपिसोड्स बहुत हुए और हमने लिटरली इसके लिए लड़ा। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि हम अपने फैमिली डॉक्टर को बोलें कि जो टेस्ट हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, कि प्लीज़ करो, ये सिर्फ फीवर नहीं है। आप सोचो एक शरीर में इतना हाई फीवर तो आप काम भी नहीं कर सकते, इतने दिन तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकते। मैं जॉब पे नहीं जा पा रही थी और मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था कि जॉब भी करना, मेरे को भी देखना। और एक टाइम बाद मेरे को ना चिल्स आने शुरू हो गए थे। हर 2 घंटे में मुझे चिल्स आते थे। हाँ, काँपती थी मैं 1-2 घंटे बाद। और ऐसा हाल हो गया था कि मेरे हस्बैंड को कई बार बीच में काम छोड़ के मेरे लिए आना पड़ता था टू टेक केयर ऑफ़ मी, टू गिव मी फूड। मैं खा भी नहीं पाती थी। बस हमने किसी तरीके से अपनी फैमिली डॉक्टर को बोला कि हम किसी और को कंसल्ट करें, किसी और को रेफ़र करें। तो उन्होंने मुझे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट जो यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा हॉस्पिटल में थे उनको रेफ़र किया। और ये भी बहुत बोलने के बाद। और वहाँ गए तो सेम स्टोरी
कि आपको सिर्फ फीवर है और ये वायरल हो सकता हालांकि है। डॉक्टर कहते हैं कि फीवर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ इंडिकेशन है। इंडिकेशन है, बट सेल्फ और कुछ नहीं है। स्ट्रेंज क्या हो रहा था आंटी, मेरा ब्लड वर्क भी सब ठीक था, अच्छा। कुछ ब्लड वर्क में नहीं दिखा। ओह। तो नेक्स्ट स्टेप होता है सिटी स्कैन, और यहाँ पे इस कंट्री में आपको इजीली सिटी स्कैन नहीं करने दिया जाता है। तो वो एपिसोड जो थे फीवर्स के वो नॉन स्टॉप थे, और मैं नॉन स्टॉप हर 2 घंटे में टाइलेनॉल ले रही थी। और ऐसे करते करते 1 महीना हो गया था। और फिर जो हमारे इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे उन्होंने भी सेम बोला कि आपको वायरल है, फ्लू है, कई बार 2 महीने लग जाते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। बट हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला कि हमें सिटी स्कैन कराने दो या MRI या कुछ, बट मना कर देते थे हर बार। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने ये भी बोला कि मैं बाहर जाके पैसे दे के करा देता हूँ, बट दे सेड कि इट्स नॉट राइट, कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। और सच ना ये मिस्टीरियस डिजीज है। हाँ, और कैंसर अगर टाइम से नहीं पकड़ा जाता है तो और स्कैरी और बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रीट करना, बहुत जल्दी हाँ फैलता है। तो ये सब एपिसोड होने के बाद फाइनली वो एग्री हुए सिटी स्कैन करने के लिए, एंड इन्होंने सिटी स्कैन किया मेरा और मुझे बोला कि मैं हॉस्पिटल एडमिट हो जाऊं, बिकॉज मेरे सिटी स्कैन में इनको कुछ एक्टिविटी दिखी है, बट क्या एक्टिविटी वो एग्जैक्टली वो नहीं देख पा रहे थे। मैं जून 2019 से लेकर अगस्त 2019 तक हॉस्पिटल में थी, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ। और उस टाइम पे इन हॉस्पिटल मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं एज ए रिसर्च पेशेंट हूँ। मेरे साथ एंडलेस स्कैन्स हुए, टेस्ट हुए, सर्जरीज हुई, बायोप्सीज हुई, बट सब नेगेटिव। और मेरी बॉडी ने स्वेल अप, सूजना शुरू कर दिया था, और इतना ज़्यादा स्वेल्ड अप हो गई थी मेरी बॉडी, और मेरे को ना अल्सर्स हो गए थे माउथ में। मैं ना कुछ खा पाती थी ना कुछ पी पाती थी, यहाँ तक कि फीवर्स तो आते ही थे और चिल्स भी बहुत आते थे। और इतना ज़्यादा हो गया था हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना। एक तो हम नए इस कंट्री में, हमें नहीं पता कैसे क्या सिस्टम में नेविगेट करें, कैसे हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को नेविगेट करें। मेरी कंपनी अच्छी थी तो उन्होंने मुझे लीव पे डाला, और मेरे हस्बैंड की भी कंपनी अच्छी थी कि दे अंडरस्टूड कि उसको मेरे को भी देखना है। तो हाफ ऑफ द टाइम वो हॉस्पिटल में होता था, हाफ ऑफ द टाइम ही वाज एट वर्क। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और कोई फैमिली मेंबर नहीं? मेरा ब्रदर था, अच्छा। हु वाज स्टडीइंग इन BC, तो वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहाँ मूव हो गया था, बट उस टाइम पे नहीं था, इनिशियल स्टेज पे। तो हमने अपने पेरेंट्स को बोला इंडिया बैक होम, तो मेरी मॉम यहाँ पे आई टू हेल्प। तब तक नहीं डायग्नोसिस हुआ था, बट वो आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यहाँ पे रहना, अपना खाना बनाना, काम करना, ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है मैनेज करना। और हॉस्पिटल में मैं अकेली थी तो मेरे हस्बैंड के लिए भी आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मेरी मॉम यहाँ आ गई थी। इट वाज अगस्त 20 मिड वीक ऑफ अगस्त, जब डॉक्टर्स ने बोला कि हमने सब ट्राई कर लिया है, हमने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर दिए हैं, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हमने लिटरली हार मार के सोचा कि हम इंडिया चले जाते हैं। मेरे फैमिली डॉक्टर्स हैं इंडिया में, मेरे अंकल हैं जो डॉक्टर हैं, हम सारी रिपोर्ट्स उनको भेजते थे। एंड वो और हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, एवरीबडी न्यू कि हम कंसल्ट कर रहे हैं बैक होम भी। एंड तो हमारे जो बैक होम डॉक्टर्स थे उन्होंने हमें बोला कि आप मेरे को वापस ले आओ, मेरे हस्बैंड को बोला कि इसको वापस ले आओ। तब तक हमारा प्लान था कि हम इंडिया वापस चले जाएंगे। लास्ट मोमेंट में डॉक्टर्स हमारे रूम में आए, उन्होंने बोला हमें एक लास्ट बायोप्सी करनी है, विच इज़ स्किन पंच बायोप्सी। स्किन के अंदर से एक बायोप्सी करनी है। पहले तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि मुझे नहीं करानी, मैं ऑलरेडी थक गई थी। मैं ऐसा हो गई थी आंटी कि मेरी हालत जैसे एक्सपेरिमेंट हो रहा है मेरे को। हाँ, मैं थक चुकी थी, मैं लिटरली अपनी लाइफ से थक चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि या तो कोई जवाब दे दे या कुछ बोले, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था। और मैं सबको देखती थी अपने आसपास, मेरे हस्बैंड को, मेरे ब्रदर को, मेरी मॉम को। इट वाज सो डिफिकल्ट टू सी एवरीवन कि वो मेरी केयर कर रहे हैं। हाँ, मैं भी हेल्पलेस हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। तो उस टाइम पे हमने हाँ बोल दिया, क्योंकि मेरे फैमिली डॉक्टर जो मेरे अंकल हैं उन्होंने बोला करा लो। हमने करा लिया। जैसे ही हमने कराया, हमने सोचा कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक हम अपना इंडिया का प्लान करते हैं, तब पता चल जाएगा। तो मेरे डिस्चार्ज पेपर्स वगैरह रेडी हो रहे थे हॉस्पिटल में, और मेरे हस्बैंड मेरे फैमिली डॉक्टर के साथ थे, बात करने गए थे कि हम हरजीत को कैसे इंडिया लेके जाएं। 24 घंटे की फ़्लाइट जिसमें उसको हाई फीवर्स हैं, कांपती है, चिल्स आते हैं, अल्सर्स हैं, तो कैसे मैनेजेबल हो पाएगा कि हम इसको किस तरीके से लेके जा पाएँ। उतनी ही देर में मैं हॉस्पिटल में थी, मेरी मॉम थी, मेरा भाई भी था वहाँ पे।
doctors just rushed into the room and she said, we've got the result and I want you to stay back. And that was her word, I want you to stay back. And I was like, what is the result? So she said it's subcutaneous paniculitis T-cell lymphoma. And honestly मेरी शक्ल ऐसी थी कि क्या है ये? Subcutaneous what is T-cells, it? हाँ, yeah. मैंने कहा what is it? तो she is like it's a type of blood cancer and it's stage 4. And उस वक्त जब उसने स्टेज 4 बोला, मेरी बॉडी लिटरली ऐसे हो गई थी कि एक शॉक में थी और बिल्कुल नम पड़ गई थी. और साइड बाय साइड मैं अपनी मॉम को भी देख रही थी जिनकी आंखों में एकदम से आंसू कि ये सोच के कि स्टेज 4 कैंसर है. तो मैं कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू रिएक्ट एनीथिंग एंड मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती और मैं ऑलरेडी एक शॉक में थी. तो मैंने डॉक्टर को सुना और मैंने कहा कि आई नीड टू स्पीक टू माई हस्बैंड. तो ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं थे, तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि यू हैव टू कम बैक, वीव गॉट द रिजल्ट. और ऑनेस्टली मैं फ़ोन पे भी नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि स्टेज 4 कैंसर इटसेल्फ इज़ अ बिग वर्ड, इट्स अ वेरी हॉरिबल वर्ड, इज़ अ वेरी बिग वर्ड. और फिर उसके बाद आप फ़ोन पे किसी को बताओ तो वो शॉकिंग होगा. तो मैं उसको सिर्फ बोला कि रिजल्ट आ गया है, यू कम टू द हॉस्पिटल. ही इंसिस्टेड कि क्या हुआ है, तो मैंने बोला आप हॉस्पिटल आ जाओ, वील टॉक. जब वो हॉस्पिटल में आए तो उस वक्त हमने डॉक्टर से पूछा कि इट वाज अराउंड 4 o'clock आफ्टरनून का, तो इंडिया में सब सो रहे थे उस वक्त. तो हमने डॉक्टर से पूछा कि कितना टाइम है. लाइक शी सेड कि हमें तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज ये स्टेज 4 है एंड हर बॉडी इज़ नॉट डूइंग वेल, शी इज़ नॉट डूइंग वेल एंड वी नीड टू ट्रीट हर. तो हमने कहा कि डू वी हैव सम आवर्स बिकॉज हमें इंडिया में भी अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है. तो इट्स लाइक या यू हैव अ डे लाइक आज का एंड वी विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट एनी वेज फ्रॉम टुमारो. ठीक है. उस वक्त हमने समझा, माई हस्बैंड एक्चुअली अंडरस्टूड कि क्या टाइप ऑफ कैंसर है, क्या है. तो वो सब समझा और हमने फिर सारी रिपोर्ट्स लेके इंडिया भेजी. एंड माई अंकल इन इंडिया ही सॉ द रिपोर्ट्स एंड my auntie she's not in India, she's in London, so they both saw the reports and उनका एक ही जवाब था, you are in a better place, get the treatment, you don't have much time. Because मेरा कैंसर प्रोग्रेसिव था और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि मैं बाय द टाइम इंडिया जाती वहाँ दोबारा मेरे साथ सारे टेस्ट होते, शायद मेरे पास टाइम भी नहीं बचता. तो एवरीबडी सेड कि आई एम इन द राइट प्लेस at the right time. दो टाइम लग गया, महीना डेढ़ महीना, but still you are in the right place, so get the treatment done. तो हमने सोच लिया कि हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट डे से मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया. द वर्स्ट पार्ट वाज टू टेल माय डैड बिकॉज वो इंडिया में थे. माय होल फैमिली, माय दादा दादी एंड माय नाना नानी, एवरीबडी इज इन इंडिया. सबसे वर्स्ट पार्ट था उनको बताना, मेरे डैड को बताना. एंड आई थिंक मैंने तो सारे कनेक्शंस अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली से, जब से मैं बीमार हुई थी मैं किसी के साथ इतना टच में नहीं थी. मैं इतने ज़्यादा उसमें थी कि मैंने अपने आप को सब जगह से बंद कर दिया था. मेरे हस्बैंड ने और मेरी मॉम ने ही ये कनेक्शन रखा कि मेरे क्लोज फ्रेंड्स को पता चला, मेरी फैमिली मेम्बर्स को पता चला, बट मेरे डैड को बताना वो सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज. इमेजिन आपका बच्चा स्टेज 4 कैंसर है, बीमार है, उसको आप कैसे रिएक्ट करोगे. तो थैंकफुली मेरे डैड मेरी सेकंड कीमो से पहले यहाँ आ गए. अच्छा. यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा हॉस्पिटल के जो सोशल वर्कर्स हैं, दे क्रिएटेड अ लेटर और उन्होंने वो लेटर मेरे फैमिली को दिया कि आप वीज़ा के लिए अप्लाई करो. सो ही वाज हियर बिफोर माय सेकंड कीमो. तो मेरा ट्रीटमेंट प्लान था एग्रेसिव कीमोथेरेपी, सिस्टमैटिक कीमोथेरेपी विच वॉज रियली एग्रेसिव एंड पेनफुल. तो मेरा प्लान था एवरी 3 weeks में वो कीमो देना. बट मेरे फीवर्स इतने हार्श थे कि वो तब भी नहीं जा रहे थे. मींस के बहुत सीवियर बीमारी आप झेल रही थी. हाँ, तो फिर कितना उसका लगा, मतलब समा उसके तो डॉक्टर्स ने उस वक्त हमें बोला था कि हम पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हरजीत का कैंसर बहुत रेयर है और हम पूरी कोशिश करेंगे. अब बता रही थी कि कितने पेशेंट होते हैं इसके? एक भी पेशेंट नहीं था. जो मेरा टाइप ऑफ कैंसर था उसका एक भी पेशेंट सबकुटेनियस चमड़ी के अंदर के अंदर मेरे टिश्यू, फैटी टिश्यू लेयर के अंदर वो T-cell लिम्फोमा था.
और वो हर जगह था, तभी वो स्टेज 4 था। तो शरीर, सारे शरीर के, कोई चमड़ी सारे शरीर मेरे पे, लेग हर में जगह था, पे था। आर्म्स में था, बट थैंकफुली मेरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचा वो। इट वाज ऑन जस्ट अंडर द स्किन ओनली। हाँ, अगर वो और टाइम लेते डायग्नोज करने में तो शायद वो मेरे ऑर्गन्स को डैमेज कर देता। तो मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ, कीमोस चालू हुई, डॉक्टर्स के प्लान के हिसाब से हमने वो सब किया जैसा डॉक्टर्स ने बोला। ऑनेस्टली जब ये सब हो रहा था मैं उस वक्त तक कुछ नहीं बोली, मैं बहुत चुप थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। इट्स ऑल, क्योंकि आपने स्टोरी सुनी होती है कि स्टेज 4 है, नहीं सर्वाइव कर पाएगा। कैंसर का नाम जो है ना वो एक हौवाज है। हाँ, कि बस जो जिसको हो गया वो ब्लड कैंसर, तो वैसे हमने भी बहुत अपनी ज्यादा फैमिली में कैंसर कभी नहीं सुना था। और हमें हमेशा लगता था कि 60 प्लस की एज के बाद ही कैंसर होता है, यंग पेशेंट्स को कैंसर थोड़ा होता है। तो ये सब दिमाग कभी लगाया ही नहीं। ब्रेस्ट कैंसर जो आता है वही सोचते लेडीज को हो जाता है। तो हाँ, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मल है और हमें लगता है कि 60 प्लस लोगों को ही कैंसर होता है। तो मैं उस वक्त 32 की थी, तो वो सब दिमाग में नहीं था। तो एक शॉक था मेरे लिए सब कुछ। और उस वक्त मैं बहुत शांत थी। हमारी फैमिली ने इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं करी। सब बहुत सपोर्टिव थे, मेरे डैड, मेरी मॉम, मेरे हस्बैंड, मेरा भाई, मेरे फूड का, मेरी मेडिसिन्स का, मेरी ट्रैवलिंग का, सबका बहुत ध्यान रखा और बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। तीसरी कीमो के बाद नहीं, वन ऑफ द डॉक्टर्स, जब इलाज शुरू हो गया तो फिर आपको कैसे लगता था? तब भी मैं बीमार थी, मेरे फीवर्स नहीं जा रहे। ये नहीं लगता था कि मेरे अब अच्छा इलाज हो रहा है? पहले जो आपकी फ्रस्ट्रेशन कुछ थी नहीं कि था कुछ मेरे टेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ मैं नहीं हो रहा ठीक ही नहीं हो पा रही थी। मैं कीमोस के बाद भी फीवर था मुझे। देयर वर टाइम्स कि मैं कीमोस के टाइम पे फीवर्स थे, हाई फीवर्स, और मैं इमरजेंसी रूम जाती थी क्योंकि मेरा इतना हाई फीवर होता था। मेरी कीमोस तक डिले हुई है मेरे फीवर्स की वजह से। और डॉक्टर्स ने हमें बोला था कि ये बहुत रेयर केस है एंड हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने का। एंड आई ट्रस्टेड दी डॉक्टर्स। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट अच्छा था, उसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। तीसरी कीमो के बाद ना मेरा पेट सीटी स्कैन किया गया और मुझे आज भी याद है पेट सीटी के रिजल्ट्स आने थे और मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए। और स्पेशल होता है कुछ? पेट सीटी वही कैंसर स्कैन होता है। तो वो एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स के बाद करते हैं जब आपको कीमोज दी जाती है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। हर केस के साथ डिफरेंट होता है। तो मुझे आज भी याद है मेरे डॉक्टर, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे और माई ऑन्कोलॉजिस्ट सेड, हरजीत, व्हाट्स योर एपेटाइट? एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन? लाइक, व्हाट डू यू वांट टू डू? And I was like, I want to live. I'm done. I want to get over with this. So he's like, I'll give you 2 options. एक, आपको हम कीमोस देते रहेंगे, but I'm not sure how much your body can take it. You might not live longer, but it all depends because I don't have any other patient like you. Second, we can give you a stem cell transplant. Which will give you a little life longer. एक आपकी expectancy life की बढ़ जाएगी, maybe 5 years, 6 years, 10 years, I don't know that. तो उसने जब ये बोला, मन में मेरे था कि it's over. Like अब शायद कोई होप ही नहीं है, right? क्योंकि जब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बहुत 2 choices हैं मेरे पास, जिसमें से एक choice ये है, एक choice ये है, हमें पता भी नहीं कि क्या सही है, क्या नहीं है, क्या सही है, क्या ये करके मैं ठीक हो जाऊंगी, क्या ये करके ठीक हो जाऊंगी। कुछ नहीं चल रहा था दिमाग में। वी वेंट बैक होम और मुझे आज भी वो दिन याद है क्योंकि मैं कमरे में थी और मुझे किसी से बात नहीं करनी थी एंड आई क्राइड, क्योंकि मैं कभी भी किसी के आगे नहीं रोई थी। मैं हमेशा से वो स्ट्रॉन्ग चेहरा लेके रही हूँ फैमिली के आगे, बिकॉज मुझे लगा था कि अगर मैं थोड़ा सा भी मेल्ट डाउन हुई तो मेरी फैमिली भी टूटेगी। क्या था जो चुप्पी दार ली? हाँ, तो वो चुप्पी ब्रेक हुई जब अकेले बैठी? जब अकेले थी तो ब्रेक होती थी अकेले, जब मैं हॉस्पिटल में अकेले थी या जब मैं शावर रूम में थी या मैं जब भी अकेली होती थी तो मैं रोती थी, बट कभी भी किसी के आगे नहीं रोई मैं, क्योंकि मुझे वो चेहरा नहीं दिखाना था किसी को। और मुझे लगता था अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरे परिवार वाले भी कमज़ोर पड़ेंगे और शायद मुझे देख के स्ट्रांग रहें। तो ये मेरा थॉट था उस वक्त। तो हम दैट वाज अ पॉजिटिवनेस एक्चुअली, कह लो आप। आई डोंट नो कहाँ से आई स्ट्रेंथ, क्योंकि जब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, सिर्फ यही चॉइस थी कि मुझे स्ट्रांग रहना है, तो दैट वाज द ओनली ऑप्शन फॉर मी। और मुझे आज भी याद है कि हम कमरे में थे और
बाहर बात हो रही थी कि हम स्टेम सेल कराएंगे एंड वील चेक, क्योंकि डॉक्टर्स ने पूछा कि मेरी कोई सिबलिंग है या नहीं। तो हमने बोला कि मेरा ब्रदर है एंड माय ब्रदर एग्रीड कि हाँ, ही विल बी माय डोनर। तो हमें हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, हम कभी भी कोई डिसीजन एक जना नहीं लेता, द होल परिवार मिल के बैठ के बात करता है और डिसीजन लिया जाता है। एंड बाय द टाइम मैं बाहर गई रूम में तो डिसीजन ले लिया गया था कि हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही कराएंगे। और हमने अपने फैमिली डॉक्टर बैक होम इंडिया में भी सबको पूछा एंड दे सेड द सेम थिंग कि स्टेम सेल ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टेम सेल हेल्दी सेल्स लेकर उनको इंसल्ट करना है। हाँ, स्टेम। और प्लस मेरा जो कैंसर था ना वो कॉम्प्लिकेटेड था एक और बीमारी से, विच इज़ HLH। HLH क्या है? एक ऑटो इम्यून डिजीज है। तो मेरे कैंसर के साथ मुझे ऑटो इम्यून डिजीज था। तो जब भी मेरे को कीमो मिलती थी और मेरे कीमोथेरेपी मिलती थी मेरे कैंसर सेल्स को किल करने के लिए, तो वो HLH मेरे अच्छे सेल्स को खा लेता था, क्योंकि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स को उन्होंने खाना होता है। तो मेरी बॉडी ना रिएक्ट नहीं कर पा रही थी। जब मेरी बॉडी को कीमो मिलती थी कैंसर सेल्स को मारने के लिए, तो HLH यूज्ड टू ईट देम। तो वो सिचुएशन बहुत वर्स थी मेरी कंडीशन में। तभी मेरे डॉक्टर्स को लगा कि स्टेम सेल कराना ज़रूरी है ताकि मेरे को नया इम्यून सिस्टम बन जाए। तो ये हमारा प्रोसेस चालू हो गया। उस टाइम पे मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पीरियड्स नहीं हो रहे एंड ऑब्वियसली मुझे नहीं समझ आया क्यों। तो मैंने डॉक्टर से पूछा और उन्होंने मुझे बोला कि आपकी फर्टिलिटी लॉस हो चुका है एंड ऑब्वियसली आप इतने बीमार थे कि आपके पास टाइम नहीं था, बट अब हम आपको फर्टिलिटी डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हैं। और मैं गई एंड हमने वहाँ पे बात करी एंड शी सेड आई एम सॉरी बट आपको इतनी एग्रेसिव कीमो मिली और अब आपका ट्रीटमेंट और एग्रेसिव होने जा रहा है, तो देयर इज़ हार्डली एनी चांस दैट यू कैन बी प्रेग्नेंट। सो वो एक लॉस था और एक और लॉस, ऊपर से एक और लॉस। तो धीरे धीरे करके मैंने वो सब एक्सेप्ट किया कि दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, जो हो गया मैं उसको बदल नहीं सकती, बट आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट। उस वक्त तो मेरा हम सबका एक ही मोटिव था कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरा ट्रीटमेंट ठीक हो जाए और मैं ज़्यादा जी पाऊँ। तो ये सब करते करते मेरा प्रोसेस था कि ये लोग मुझे और कीमो देंगे ताकि मेरा जो इम्यून सिस्टम है कंप्लीटली वाइप हो जाए। कितना पीरियड समय हो गया था इसको? 6 महीने। 6 महीने हो गए। तो अगस्त से मेरी कीमो शुरू हुई। तब आप थोड़ा चल फिर सकती थी? चलती तो तब भी थी आंटी। अच्छा। चलती फिरती तो, क्योंकि कीमोज मेरी हॉस्पिटल में रहे, वहाँ के घर से जाते थे? नहीं, 2 कीमोज के लिए मैं हॉस्पिटल में थी। 3rd कीमोज पे मैं घर आ गई थी। देयर वर टाइम्स जब मुझे कीमो मिलती थी वो हफ्ता 10 दिन मेरा बहुत चैलेंजिंग होता था, क्योंकि नॉजिया कुछ भी खा नहीं पाती थी, नॉजिया रहता था, फिटीकनेस रहती थी। व्हाट वाज द आई मीन से उसका कितना अंतराल होता था 2 कीमोज का? कीमोज 3 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार। तो जब दिसंबर 2019 तक मेरी वो कीमोस चली 6, उसके बाद जैन 2020 में मेरे को ना एकदम से मेरी विजन में दिक्कत आनी शुरू हो गई राइट टाइम में। तो क्रिसमस टाइम था दिसंबर एंड में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या इमरजेंसीज और ये सब का सीन होता है। तो फिर हमने कॉल किया डॉक्टर्स को, नो रिस्पॉन्स। तो फिर हम इमरजेंसी गए तो किसी डॉक्टर ने कहा कि आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, हमारे जो आई डॉक्टर हैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट वो नेक्स्ट मॉर्निंग आएंगे। वेट किया, ऑप्टोमोलॉजिस्ट को मिले तो ऑप्टोमोलॉजिस्ट ने मेरी आँख को देख के बोला ये तो आपकी आईज में लिम्फोमा है, ऐसा लगता है कि आपका कैंसर आईज में जा चुका है, कालम होती है जिसको। एंड मैं बिल्कुल वो हो गई थी कि मैं अभी तो एक चीज से हट के दूसरी चीज को प्रिपेयर कर रही हूँ। उसका बीमारी एक है ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स, क्योंकि मेरा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर था कि मुझे कुछ भी हो सकता था। तो हमने घर पे बहुत प्रिकॉशंस रखने शुरू हो गए थे। और जब ये आइस की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमें बायोप्सी करनी। अच्छा, हमको बात को थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि टाइम हमारा लिमिटेड है। तो इस सब में से जब इतना लंबा ट्रीटमेंट हो रहा है, घर वाले परेशान हैं, आप खुद एक किस्म का चुप्पी धार गई हैं और आप कभी ब्रस्ट हो जाती हैं, तो इस सब में से आपको किसने हेल्प किया इसमें से बाहर निकलने से? क्योंकि अब आप अच्छी लग रही हैं, हेल्दी हैं, हालांकि कीमो आपकी चल रही है, पर स्टिल आई वांट टू, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं एक बीमारी आ जाती है। हाँ। तो आप उससे जूझ रही हैं, तो कैसे आप उसमें से बाहर निकल के आप हमारे साथ बात कर रही हैं? सबसे डिफिकल्ट टाइम आंटी था कोविड का टाइम। अच्छा। 2020 जब मेरा स्टेम सेल था। ओके। 35 स्टेम सेल आपका किसने दिया? मेरे ब्रदर ने। मेरे ब्रदर का 100% मैच था। वो भी बहुत रेयर होता है। इट वाज योर लक थी, आपकी कहते हैं ना किस्मत होती है। किस्मत थी, प्रेयर्स थी,
बाबा जी थे कि 100% मैच किया वो। हाँ। और सबसे डिफिकल्ट जर्नी थी मेरी जो 2020 उसका भी स्टेम सेल वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आजकल blood। टेक्नोलॉजी इतनी अच्छा, बढ़ गई है, तो I इट्स know। मोर लाइक कि मेरे ब्रदर के स्टेम सेल्स उन्होंने लिए हाँ, और blood- मेरे blood से fresh अंदर blood। एज अ ट्रांसफ्यूजन की तरह वो गए। Yeah। बट जो ट्रीटमेंट था वो बहुत पेनफुल था, क्योंकि मैं 35 डेज के लिए हॉस्पिटल में थी हाँ। अकेली, हाँ। क्योंकि कोविड था तो कोई विजिटर पॉलिसी my नहीं God। थी। हाँ। ना मेरे पेरेंट्स आ सकते थे, ना मेरे हस्बैंड आ सकते थे। वो 35 डेज मैं कैलगरी के टॉम बेकर हॉस्पिटल में थी, और वो चैलेंजेस थे मेरे लिए। हाँ, एवरी डे मैं प्रे करती थी कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग देख पाऊँ हाँ। अपनी फैमिली देखो, को। वो वीडियो जीने कॉल की जो पे। इच्छा है, मेरे को लगता है उसने बचाया। वो जो अगर stems- बंदा सोचता है ना कि मैंने जी वो कर आई लेना थिंक है, मैं आंटी, तो मर जाऊंगा, वो मुझे अच्छा। लगता है जो मैं स्टेम सेल के टाइम पे वो 35 डेज लड़ी थी ना अपने हाँ, आप से, हाँ। कि मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के अपनी देखना है। फैमिली को देखना है, बात करनी है, उसने मुझे वो मदद की। वो विल पावर मेरे अंदर कैसे आई, कहाँ से आई, मुझे नहीं पता, बट वो 35 डेज जो मैं अपने आप से लड़ी हूँ, हाँ। और उस 35 डेज में मैंने एक एक दिन ऐसे जिया है कि मैं शायद नेक्स्ट डे ना रहूं। हर पल यही सोचती कि क्या पता मैं कल सुबह उठूं ही ना, क्योंकि वो इतना पेनफुल था मेरे लिए। मेरे को रोज कीमो मिलती थी, 7 दिन लगातार कीमो, रेडिएशन, मेरे बॉडी के कंप्लीट इम्यून सिस्टम को वैनिश कर दिया था, मार दिया था। और मेरे भाई के स्टेम सेल्स दिए थे, और हर बार आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो क्या होता है कि स्टेम सेल का प्रोसेस ऐसा होता है कि अगर आपकी बॉडी में नए सेल्स जाते हैं, आपकी बॉडी रिजेक्ट कर सकती है। तो डॉक्टर्स ने हमें क्लियरली बोला था कि देयर माइट बी अ 20% चांस ऑफ डेथ, एंड वी वर वेरी क्लियर अबाउट इट। एंड दे सेड कि शी इज यंग, इसके स्टेम सेल्स जो है वो ब्रदर के हैं, 100% है, तो देयर इज अ चांस शी विल सर्वाइव। बट 100 days ऑफ पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम कुछ भी ऐसा ना करें कि इसके इम्यून सिस्टम को हार्म हो। तो वो बहुत चैलेंजिंग था, और कोविड था हर जगह। हर जगह ऑलरेडी कोविड के केसेस आ रहे थे, तो हमें बहुत प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे थे। और जब मैं बाहर आई वहाँ से, मैंने अपनी जर्नी लिखी, मैंने अपनी स्टोरी लिखी। जब वहां से ठीक होकर आ जब गई, मैं वहाँ से ठीक हो गया, मैंने कुछ चीजें मेरे तो डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप सर्वाइव कर जाएंगी। उन्होंने कहा कि सर्वाइवल रेट बेटर लग रहा है, शी शुड गो होम, हम फॉलो अप करते रहेंगे ट्रीटमेंट का। ऑब्वियसली वी डोंट नो कि कैसे होगा, बट वील कीप इन टच। और मेरे ब्लड वर्क एवरी वीक होते थे। बट जब उस टाइम पे मैं थी, तो मैंने अपनी स्टोरी लिखनी शुरू करी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बताना था कि मैं कितनी थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ उनके लिए कि दे वर देयर टू सपोर्ट मी। बट आई वॉज ऑल्सो, आई वॉन्टेड टू शेयर कि मैं कितनी अकेली थी उस वक्त, बिकॉज हमने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी कि हम किस चीज से निकल रहे हैं। योर एक्सपीरियंसेस, हमने कभी भी कैंसर के बारे में घर पे बात नहीं करी, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करना चाहती थी। तो वो जो मेरा ब्लॉग था, वो जब मैं बाहर आई तो आई स्टार्टेड शेयरिंग इट सोशली, पब्लिकली, एंड आई गॉट लॉट ऑफ पीपल came in touch with me and they said, you know, it was something which I wrote from my heart, कि मैं बस वो एक्सप्रेस करना चाहती थी। बट आज जो मैं हूँ, वो आई थिंक मेरी खुद की विल पावर भी है, बट वो विल पावर के साथ साथ मेरा सपोर्ट सिस्टम भी है। अगर मेरा सपोर्ट सिस्टम, आई नो 35 डेज वो सपोर्ट सिस्टम नहीं था, it was a health system, family, हाँ, husband, it was doctors, it was health system, it was us advocating and also my support system. उनके बिना शायद इन 4-5 चीज़ों के बिना मैं नहीं सर्वाइव कर पाती। हाँ, आई थिंक वो विल पावर भी इन्हीं के साथ आती है। 2 मेरी टूट गई थी, जब मुझे याद है, जब इन्होंने मुझे हॉस्पिटल छोड़ा था 6 अप्रैल को, जब मैंने इनको हक किया, मुझे लगा कि शायद वो मेरा आखिरी दिन है। Oh my God. क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद मैं वापस ही नहीं आऊंगी, ये मेरा आखिरी दिन है इन सबको देखने का। खुशी आप वापस है, हमारे साथ बातें कर रहे हैं। और दैट्स व्हाट हम लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी है, बीमारी है, कुछ भी है, तो उससे आप खुद ना हारो। हाँ, आपको खुद नहीं हारना, खुद नहीं हारना। अगर खुद हार जाते हैं तो आपका सपोर्ट सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, और हर चीज का इलाज है, कैंसर का भी इलाज है। बट आई नो देयर आर सम केसेस, शायद मैं बहुत ही लकी थी कि मुझे ये सेकेंड लाइफ जीने को मिली, क्योंकि मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टेज 4 कैंसर पेशेंट्स नहीं सर्वाइव करते, इवन स्टेज 1 नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। That depends upon the type of the cancer. हाँ, टाइप ऑफ सबक्यूटेनियस, हमसे चमड़ी वाला था, बिल्कुल आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट नहीं किया था। हाँ, जो कैंसर ऑर्गन्स को इफेक्ट कर देता है, तो हाँ, वो फिर बचता नहीं। तो सब कुछ बहुत ही पॉजिटिवली हो गया। कोविड भी था, फिर भी फाइट किया, कोविड से भी, कैंसर से भी।
बट सपोर्ट सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी में लोग क्यों नहीं बात करते हैं, हाँ। क्यों इतना हाँ, डरते हैं। कि पहले अवेयरनेस वाल होनी चाहिए। हाँ, एजुकेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आज की डेट में वी हैव टू एजुकेट पीपल कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराओ, टेस्टिंग कराओ। अगर आपको लगता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, बी योर ओन एडवोकेट। अपनी हेल्थ का ख्याल आपको खुद ही रखना है, कोई थर्ड पर्सन आपको नहीं बताएगा। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हाँ, पूरी इंटरनेट बल्कि कनाडा में रह के इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने, क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ इसलिए मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन पता चली है। बट शायद अगर मुझे कैंसर नहीं होता तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता चलती। हमारे जैसे लेडीज हैं उनको तो ये भी नहीं पता होता कि ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। अब एल्बर्टा में ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग 40+ के लोगों के लिए अवेलेबल है, बट बहुत लोग नहीं कराते। बहुत लोग पैप टेस्ट नहीं कराते डर के मारे। क्यों नहीं कराते? क्योंकि हमारी कम्युनिटी में हम बात ही नहीं करना चाहते। हमारा इतना स्टिग्मा है कि हमें लगता है कैंसर या तो बैड कर्मा है या आपकी बुरे कर्म ने आपको दिया है, विच इज रॉन्ग। कोई भी बीमारी बैड कर्मा गल ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, बट स्टिल वी कैन ओवरकम दैट। बट एक मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल आपको एड्रेस करना चाहिए उसको, ना कि आपको छुपाना चाहिए या लोगों से बात करने के लिए अवॉइड करना चाहिए, राइट। थैंक यू वैरी मच। बहुत शुक्रिया हरजीत, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक्स। व्हाट अ मैसेज, शेयर अ मैसेज। जस्ट हाँ एक मैसेज शेयर कर जरूर करो, छोटा सा। सो आई हैव opened a community for us which is called Chai and Hope, a South Asian cancer community जो हम सब साउथ एशियंस लोगों के लिए ओपन है ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, एंड आई वांट पीपल टू फॉलो अस एंड प्लीज़ शेयर इट टू योर लव्ड वंस हु वांट टू कनेक्ट विद young people like us who are diagnosed with cancer, or maybe older people, because we want to bring that community as a strong support system for us, and we really want to break the stigma where we can talk about cancer openly. थैंक यू वेरी मच सर जी, थैंक्स फॉर योर मैसेज। Thank you. सो ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਛੁੱਟੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।